अब बात करते हैं 1665 की। 1665 न्यूटन जिनकी काफी पॉपुलर स्टोरी है ग्रेविटेशन के बिहाफ में कि एप्पल को उन्होंने देखा कि पेड़ से गिरते हुए, तो उन्होंने सोचा कि व्हाई एवरी ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ ही क्यों सारे ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो गिरते हैं, तो अर्थ की तरफ ही क्यों आते हैं, वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते। तो वहां से उनको इंस्पिरेशन मिला कि वो इस चीज को रिसर्च करें, इसको फाइंड आउट करें कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस फाइंडिंग को चेक करने के लिए वो इसको कनेक्ट कर रहे थे मून से। तो मून से उन्होंने ये कनेक्शन किया कि मून जो है वो भी क्या हो रहा है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, कौन सा फोर्स है जो उसको ये करवा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने तब के जो नॉलेज में चीजें पता थी उसका इस्तेमाल किया। तो एट दैट टाइम ये उस टाइम पे ही माना जाता था कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अर्थ जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है और मून जो है वो इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे में जो सेंटर पॉइंट है अर्थ, उससे और जो रिवॉल्व कर रहा है मून, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम रेडियस ऑफ द पाथ कह सकते हैं। बिकॉज अगर ये सर्कुलर मोशन है तो ट्रांजेक्टरी जो है पार्टिकल की वो क्या है, सर्कल। और सर्कल है तो सेंटर होना डेफिनेट बात है, और सेंटर है सर्कल है तो रेडियस होना भी डेफिनेट बात है। तो जो डिस्टेंस है अर्थ और मून की उसको हम रेडियस कह सकते हैं। और एट दैट टाइम ये मालूम था कि अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3.84 into 10 to the power 8 meters। Distance between the earth and moon, that is radius of the path of the moon, 3.84 into 10 to the power 8 meters। अब जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मून एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड अर्थ, तो उसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन में है और उसमें जो एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो मून को लग जाते हैं 27.3 डेज। 27.3 days to complete one revolution around the earth। 27.3 days। ये जो यहाँ पे आवर है क्या? हाँ, आवर 27.3 डेज। तो अब ये डेज है तो इसको हम कर लेते हैं एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में हम जाएंगे तो टाइम के एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो 27.3 फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेज है। वन डे में 24 आवर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 24। देन 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 60। एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 27.3 multiplied by 8 तो 0 0 6 6 36 36 into 24
36 into 24, 6 4s are 24, 2 to the 12 144, and 6 to the 12, 2 to the 6 7, 4 6 8 8 6 4. 21.3 into 86400 सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकंड। है ना, तो इतना टाइम लग रहा है मून को रिवॉल्व करने में इसके अराउंड। अब इस हिसाब से अगर वेलोसिटी v फाइंड किया जाए, तो वेलोसिटी कैसे आती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इस मून का 1 रिवॉल्यूशन इस सर्कुलर मोशन, इस सर्कल का क्या होगा? सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस कवर जो होगा वो इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लेंगे तो 2 पाई r, 2 पाई r से डिस्टेंस आएगा जो मून कवर करेगा इतने दिन में, यानी एक रेवोल्यूशन, और डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कौन सा होगी? टाइम पीरियड, क्योंकि 1 साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। तो इस हिसाब से जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, 2 into pi, हम रख सकते 3.14 into r, that is 3.84 into 10 to the power 8 meters, divided by 27.3 into 86400 seconds. This is in meters and this is in seconds. After doing all the calculations, it is turning around 1.02 into 10 to the power 3, 1.02 into 10 to the power 3 meters per second. तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ द मून मिल रही है। फिर उन्होंने क्या किया, वो इस चक्कर में थे कि वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि जो मून रिवॉल्व कर रहा है उसके रिवॉल्व करने के पीछे ग्रेविटी का कुछ ना कुछ हाथ है जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो वो जो रिवॉल्व कर रहा है उसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। तो वेलोसिटी अब आ चुकी है और एक्सेलरेशन, और क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है तो काइंड ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच विल बी एक्टिंग ओवर इट, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन वहां पे होगा दैट विल बी नेम्ड एज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है ना, तो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। So in circular motion, it's not linear. So the acceleration will not be linear acceleration, but centripetal acceleration or angular acceleration. So centripetal acceleration find out करने के लिए circular motion में हम लोगों ने पढ़ रखा है, it is velocity, that is linear velocity का square divided by r. Linear velocity का square v square by r. Circular motion ये डिस्कस हो चुका है। तो v स्क्वायर बाई r, v आ चुका है 1.02 into 10 to the power 3 meters per second square divided by r. r की वैल्यू अगेन 3.84 into 10 to the power 8। इस कैलकुलेशन के बाद जो उनको वैल्यू मिली दैट वाज 2.72
10 to the power -3 meter per second square. 2.72 into 10 to the power -3 meter per second square. ठीक है, तो ये अभी तक सारे जो डेटा पता थे उस टाइम तक, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने ये चीज कैलकुलेट की है, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून। अब ये वैल्यू और कंपेयर करें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, तो सरफेस पे अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है फ्री फॉल केसेस में, तो उस पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, यानी ऑब्जेक्ट जब गिर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है और उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो मोशन आता है, उस मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उनके दिमाग में ये बात खटकी कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसमें काफी ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है, बिकॉज इट इज गोइंग इन 10 to the power -3 एंड इट इज 9.8। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, और वो पैरामीटर कोई और नहीं है बल्कि अर्थ से डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की, वो है, और उस डिस्टेंस के ऊपर ये एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है। तो वहां से इन्होंने ये इन्फर किया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस r पे डिपेंडेंट है, और कैसे डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेड बाय रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर ऑफ दैट, यानी 1/r² कह सकते हैं, और यहाँ पे इस केस में 1/re का स्क्वायर कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो क्लास 9 में पढ़ाए थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन का, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r², वहां पे r² जो है वो कैसे आया हुआ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना? नहीं है तो क्लास 9 का वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, वहां पे देख लेना, अदरवाइज मैं बता भी दूंगा कल परसों में कि ये कैसे आया 1/r²। तो ये 1/r² से रिलेटेड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/r² अपॉन 1/re, re दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा और दोनों का स्क्वायर है, तो क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, re जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ की सरफेस और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और r जो है वो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि मून काफी दूर है अर्थ से, और अर्थ के कोर और सरफेस के बीच जो डिस्टेंस है वो उसके मुकाबले काफी ज्यादा है। तो तब के टाइम में ये पता था कि इनका जो रेशियो है वो रेशियो 1:60 का है, यानी अर्थ के रेडियस के मुकाबले जो r है वो 60 गुना ज्यादा है। तो जब रेशियो 1/60 का है तो 1/60 यहाँ रख सकते हैं, 1/60 यहाँ रख सकते हैं, और स्क्वायर इससे अप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/36, 100, 1/36, 100, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन g, ये चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड,
अब g को ट्रांसपोज कर देंगे यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई में लग जाएगा, दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाई 3600। इसको कैलकुलेट करें तो it also comes around 2.72 into 10 to the power -3 meter per second square। अब इस रिलेशन से जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मून का मिल रहा है वो, और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनसे जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है वो दोनों क्या है, सेम, दोनों सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मून में एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है इस सर्कुलर मोशन के दौरान, वहां पे ग्रेविटी का रोल प्ले है। ग्रेविटी ही है जो उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको न्यूटन मून टेस्ट भी कहते हैं, न्यूटन मून टेस्ट, क्योंकि वो एक अंदाजा लगा रहे थे कि वहां पे मून जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, पहले उन्होंने कैलकुलेट किया कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उस पर कितना लग रहा है बाय द फॉर्मूला ऑफ 2 pi r upon t and then using that velocity v square by r, उस कंसेप्ट सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट। और दोबारा जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो वहां पे ग्रेविटी की मदद लेकर के उन्होंने कैलकुलेट किया, तो दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। तो इसका मतलब उन्होंने कंक्लूड ये किया कि जो मून में एक्सेलरेशन है, यानी जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, वो ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है जो मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करा रही है।